नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और विधायक शिव अरोड़ा के नेतृत्व में ऊधम सिंह नगर जनपद के बंगाली समुदाय के लोगों ने मुलाकात कर सीएम धामी के सामने अपनी समस्याओं को रखा है। साथ ही उन्होंने राज्य में विस्थापित बंगाली समुदायों के सदस्यों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र को लेकर पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाए जाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि बंगाली समुदाय के लोगों ने जो समस्याएं रखी हैं उन पर गहनता से विचार कर उचित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर परिवहन विभाग ने 4 ARTO के तबादले किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, मंगलवार शाम जारी किए गए आदेश, सचिव परिवहन ब्रजेश कुमार संत की ओर से आदेश जारी किया गया। बड़ी खबर, ARTO प्रवर्तन नंद किशोर को पौड़ी भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर आपको बताते चले कि तबादला किया गया। शाम को मंगलवार को आदेश जारी किए गए थे। सचिव परिवहन ब्रजेश कुमार संत की ओर से एक्शन लिया गया। साथ ही आपको बताते चले कि बड़ी खबर, सचिव परिवहन ब्रजेश कुमार संत ने आदेश जारी किए। बड़ी खबर देहरादून से, परिवहन विभाग ने 4 ARTO के तबादले किए। मंगलवार शाम को आदेश जारी किए गए थे और सचिव परिवहन ब्रजेश कुमार संत की ओर से आदेश जारी किए गए ARTO प्रवर्तन नंद किशोर को पौड़ी भेज दिया गया है। सचिव ने आपको बताते चले कि परिवहन विभाग ने ARTO के तबादले किए हैं और शाम को आदेश जारी किए गए थे। सचिव परिवहन ब्रजेश कुमार संत की ओर से यह आदेश जारी किया गया था। ARTO प्रवर्तन नंद किशोर को पौड़ी भेज दिया गया है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर तबादलों का दौर लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से उत्तराखंड में सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है, उसको देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के लोग शांति प्रिय हैं। यदि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहां पर आकर यहां के शांत वादियों में अशांति फैलाएंगे और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो देवभूमि में इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन पर तंज कसते हुए हमला बोला है। देखिए, उत्तराखंड बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है। सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मान करके काम कर रहे हैं। उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। देखिए, हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि भाजपा एक स्लोगन दी थी 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्होंने उसके साथ ये भी बताया था कि बेटियों को हमको उनके लोगों से बचाना है। आज पूरे देश में और हमारे प्रदेश में आप लोग देखेंगे पिछले 3 साल में उत्तराखंड NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 है, जिसमें महिलाओं के ऊपर बलात्कार और अत्याचार के केस सबसे ज्यादा किसी राज्य में है जो पहाड़ी राज्य है। विधानसभा अध्यक्ष जैसे ही संवैधानिक पद पर आसीन होते हैं, वहां पर कोटद्वार से बीजेपी विधायक ऋतु भूषण खंडूरी ने पत्रकारों द्वारा खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की विधायकी को लेकर सवाल पूछा है तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पत्रकारों को पढ़ लिख कर आने की सलाह देने वाली, खुद को किसी भी पार्टी से नहीं जोड़ने की बात करने वाली विधानसभा अध्यक्ष ने ये भूल गई कि आपको बताते चले कि शहर में अपने और होर्डिंग लगाकर बीजेपी की सदस्य बनने की लोगों को सलाह दे रही हैं। वहीं कांग्रेस ने ऋतु खंडूरी को नसीहत देते हुए कहा कि वो संवैधानिक पद पर आसीन है, उन्हें किसी पार्टी का प्रचार नहीं करना चाहिए। देखिए, पहले आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी कर ही लीजिए।
जब तक कि नहीं मैं संज्ञान नहीं ले सकती हूं। मैं न्यूट्रल पद पर बैठी हूं और जब उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कही है तो शायद सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। एज अ स्पीकर मेरे को जो करना था वहां पर मैंने किया। अगर कोई उठाता, अगर ऑपोजिशन से कोई उठाता या पक्ष से कोई उठाता तो जरूर मैं संज्ञान लेती, लेकिन क्योंकि किसी ने नहीं उठाया इसलिए मैंने संज्ञान नहीं लिया। पूरे प्रदेश में विश्वकर्मा पूजा का उल्लास देखने को मिला। हर साल की भांति इस बार भी बिहारी महासभा ने देहरादून में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया है और पूजा का आयोजन बिंदु स्कूल के ग्राउंड में किया गया है। बिहारी महासभा की ओर से विश्वकर्मा दिवस पर यह कार्यक्रम लंबे समय से जो है वो मनाया जा रहा है। वहीं प्रोग्राम में पहुंची भोजपुरी गायक कल्पना पटवारी ने भी सांस्कृतिक गीतों की शानदार प्रस्तुति दी और इस अवसर पर बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जैसे कोई शिल्पकार किसी मूर्ति का निर्माण करता है, ठीक ऐसे ही हम अपने जीवन में भी श्रेष्ठ गुणों और साथ ही संस्कारों की रचना कर इसे मूल्यवान बनाए। इस खास कार्यक्रम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे हैं। जो बहुत दिनों से निर्माण के काम में लगे हुए हैं, लगभग 40 साल से लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं बिहार से, और सभा से भी जुड़े, उनका योगदान रहता है सभा में, उनको भी सम्मानित किया गया। जैसे चंद्रिका प्रसाद निर्माण में जुड़े हुए लोग हैं, और गणेश साहनी जो इलेक्ट्रिशियन के काम करते हैं, बहुत दिनों से यहाँ पे काम करते हैं, अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी करा, उनको भी सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र ठाकुर, गिरधर ठाकुर, ये सबको सम्मानित किया गया। इन लोग सब बढ़ई के काम करते हैं। और एक हमारे यहाँ जो अभी सबसे पहली बार प्रचलन हुआ है, जैसे अभी आप मान रहे हैं कि AI का जमाना आ गया, IT का जमाना आ गया। देखिए, सबसे पहले तो बिहारी महासभा को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हर वर्ष कई वर्षों से विश्वकर्मा पूजा का कार्यक्रम आपके द्वारा मनाया जाता है। मैं कई वर्षों से आपके बीच में आ रहा हूँ, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ प्रभु विश्वकर्मा की पूजा आज हम आप कर रहे हैं, जो महान शिल्पी थे और आज नए भारत के निर्माता, जिन्होंने नए भारत का निर्माण 10 साल में किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। ये एक संयोग कह सकते हैं। इस अवसर पर मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये मैं कहना चाहता हूं कि नए भारत के निर्माण में बिहार के समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर बिहार के समाज को इस निर्माण से अगर माइनस कर लें, आप देश के अंदर कहीं भी चले जाएं, अपनी कई मांगों को लेकर इंटक ने 18 सितंबर को सचिवालय कूच का ऐलान किया है। देहरादून के प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जमीनों की भूमाफियाओं और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा मनमाने ढंग से लूट की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। प्रदेश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महिलाओं पर आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कई विभागों में 10 सालों से अधिक समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अब तक नियमितीकरण नहीं किया गया है। केंद्र और सरकार ने मिलकर रक्षा कारखाने और साथ ही BHEL हरिद्वार को भारी कंपनियों को सौंप दिया गया है। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर के लिए दान दिया गया। हजारों करोड़ रुपए का सोना गायब हो गया, लेकिन सरकार इस मामले की CBI जांच नहीं करा रही है। इसके विरोध में इंटक ने 18 सितंबर को सचिवालय घेराव करने का ऐलान किया। इस दिन इंटक के तमाम कार्यकर्ता अपनी इन मांगों को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। का कारोबार पूरे प्रदेश में हो रहा। रातों जमुना में आसपास से गांव के लोग नहीं सो पा रहे, गंगा में, सौंग में रातों ट्रक चल रहे। अवैध खनन पूरी सरकार मिली है, पूरे नेता मिले, अधिकांश मंत्री और अधिकारी इसी लूट में लगे कि अवैध खनन उत्तराखंड में चरम सीमा पर, और मुख्यमंत्री संरक्षण में हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अरे विधिवत तरीके से कराओ, काम भी हो जाए, लेकिन नहीं, रातों रात पूरे गांव सो नहीं रहा है। इस अवैध खनन के खिलाफ भी हम लोग चाह रहे। अच्छा, ONGC हेडक्वार्टर को बार बार शिफ्ट करने को आसान क्षेत्र नहीं, शांत क्षेत्र देहरादून, यहाँ मुख्यालय क्यों शिफ्ट करना चाह रहे? बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। दरअसल अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई लोगों से मिले और कई मंचों से उन्होंने तमाम तरह के बयान दिए हैं।
इसे लेकर अब बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कमलेश रमन ने कहा कि राहुल गांधी को मोदी फोबिया हो गया है। साथ ही राहुल गांधी हमेशा दूसरे देशों में जाकर अपने देश को बदनाम करने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने आरक्षण को लेकर भी राहुल गांधी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आरक्षण के नाम पर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी जब भी अपने देश से किसी दूसरे देश में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने देश की बुराई करने से कभी बाज नहीं आते और उनको एक फोबिया हो चुका है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि वो अन्य देशों में जाकर के अपने देश को बदनाम करने की बात करते हैं और तमाम उन चीजों को लेकर के उन मुद्दों को जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई निराधार नहीं है, उन चीजों को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। और माननीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी का चयन सर्वे के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस संदर्भ में जल्द पर्यवेक्षक और सर्वे की रिपोर्ट भी मंगाई जाएगी। इसके साथ ही आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। देखिए, हम हर चुनाव के सिर्फ तत्पर रहते हैं। हर चुनाव की रणनीति हमारी पूर्व में नियोजित रहती है। हम उसके लिए अभी जो नगर निगम के चुनाव के लिए प्रदेश की पर्यवेक्षक टोलियां भेजने वाले हैं। बहुत जल्दी वो टोली नगर निगम में नगर पालिकाओं में जाएगी। प्रत्याशियों कार्यकर्ताओं राय शुमारी का प्रत्याशी का पैनल आएगा, उस पर हम पब्लिक सर्वे कराएंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा भले ही अभी ना हुई हो, लेकिन सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के बाद अब केदारनाथ में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों पर सवाल भी खड़े किए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कोर्ट जाने की बात कह रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर विधिक राय के साथ में भूवैज्ञानिकों से चर्चा करने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही हिंदू विरोधी रही है और हिंदू प्रतिष्ठानों में लगातार कांग्रेस का दर्द हुआ है। में सोना ऊपर गया है, उसका खंडन जांच की मांग करने तक बीकेटीसी ने क्यों नहीं किया? उसका खंडन जांच की मांग करने तक भी बीकेटीसी ने क्यों नहीं किया? अतिरिक्त सुरक्षा क्यों मांगी गई थी? और बीकेटीसी ने बयान बदले, पहले का ताबे में हमने सोना चढ़ाया, फिर कहा पीतल में चढ़ाया, और जब करण मेहरा ने कहा कि इतनी चढ़ाई हुई पुरानी चांदी आ गई, उन्होंने कहा चांदी में चढ़ाया। फिर यह आया कि पानी से बह गया। ऐसा कैसा पेस्ट लगाया गया जो पानी से बह गया? कांग्रेस जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और हमारे जो आस्था के प्रतीक हैं, जो हमारे जितने भी मठ और मंदिर हैं, कांग्रेस ने हमेशा ही इनका विरोध किया। आज कोई नई बात नहीं है। जब देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था, उस समय भी उन्होंने उसका विरोध किया और उसके उद्घाटन के अवसर पर देश के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी को वहां जाने से रोका। देहरादून में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी निकाय पंचायत चुनाव के लिए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने को लेकर कार्यकर्ताओं को काम करना होगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि बीजेपी सरकार की नाकामियों और प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर प्रत्येक बूथ पर संघर्ष कर जनता के बीच में जाने की जरूरत है। देखिए, जो केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा हमने शुरू किया था कांग्रेस पार्टी ने हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक के लिए, वो एक विशेष उसका एक धार्मिक मुद्दा भी था जिसको लेके हमने ये शुरू किया। केदारनाथ मंदिर के साथ छेड़छाड़ की गई भाजपा के द्वारा। वहां की एक शिला ले जाके दिल्ली में मंदिर बसाने का प्रयास किया गया। वहां का सोना चोरी हो गया 230 किलो के आसपास।
वहाँ आप लोगों ने जो कृष्णा माई की गुफा थी जिसमें उन्होंने 30-40 साल तपस्या की, उसका नाम मोदी गुफा रख दिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली गई केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा संपन्न होने के बाद सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बात पर बीजेपी से धर्मपुर विधायक ने भी निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केदारनाथ की यात्रा निकाली है, कोई भी केदारनाथ जैसे ज्योतिर्लिंग पर राजनीति करेगा तो उसे नुकसान जरूर होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी के कर्म उसी प्रकार हैं जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए, कांग्रेस की जो यात्रा है सब जानते हैं कि केदारनाथ में चुनाव सन्निकट है और चुनाव को लेकर कांग्रेस यात्रा कर रही है, तो राजनीतिक यात्रा किसको आप कहेंगे? तो सही मायने में तो कांग्रेस राजनीतिक यात्रा कर रही है। और अभी पिछले दिनों जब वो यात्रा चल रही थी, आपको मालूम है कि इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया था और आज वो फिर वहां पर यात्रा कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि स्थानीय लोग इसका विरोध करेंगे और केदारनाथ कोई सामान्य ज्योतिर्लिंग नहीं है, जागृत ज्योतिर्लिंग हम उसको मानते हैं। करके गुफा में बैठ करके ध्यान करके फोटो खिंचवाने वाले कौन थे, क्या कर रहे थे? केदारनाथ जी में जाकर के हिमाचल के चुनाव के दौरान हिमाचल की वेशभूषा पहन करके फोटो खिंचा करके लाइव करने वाले कौन थे? वो कौन सी यात्राएं थी? मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारे कुकर्म जो तुम करो, उन कुकर्मों का ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ो, ये भाजपा की पुरानी आदत है। ये सारे काम बीजेपी करती है। जो कुकर्म वो करते हैं उसका आरोप दूसरे पे लगाते हैं। आडवाणी जी ने रथ यात्रा करी थी, वो कौन सी यात्रा थी? हल्द्वानी की सबसे प्राचीन रामलीला की शुरुआत हो चुकी है। रामलीला मैदान में ध्वजा पूजन के साथ ही रामलीला की तैयारियां भी जोरों शोरों से हो रही हैं। ध्वज पूजन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं नैनीताल सांसद अजय भट्ट सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हल्द्वानी की प्राचीनतम रामलीला में 29 सितंबर से रामलीला की शुरुआत होगी, जबकि 3 अक्टूबर से रात की रामलीला का शुभारंभ होगा। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि हल्द्वानी की प्राचीनतम रामलीला के भव्य रूप से मनाने की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने शहरवासियों को भी इस रामलीला में राम मंचन देखने के लिए आमंत्रित किया है। जो हमारे रामलीला मैदान की रामलीला है उसका आज ध्वज स्थापना की गई है। 29 तारीख से हमारी दिन की लीला प्रारंभ होगी। उसके बाद 3 अक्टूबर से रात्रि की भी लीला प्रारंभ होगी और हर वर्ष की भांति इस बार भी भव्य रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। हल्द्वानी का जो आम जनमानस है, राम भक्त हैं, वो सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और हर प्रकार का सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष के बाद सीधे सीधे नवरात्रि आएंगी, उसमें रामलीलाएं होती हैं। परंपरा के अनुसार यहाँ जो हल्द्वानी की रामलीला होती है, बहुत बड़ी रामलीला मैदान में, उसका झंडारोहण आज कर दिया जाता है, जिसे ध्वज आरोहण कहते हैं। तो ध्वज आज ही फहरा दिया जाता है ताकि अला बलाएं कोई भी ना आने पाए और बजरंगबली साक्षात यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, ऐसी मान्यता है। रामलीला ग्राउंड में रामलीला का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष की रामलीला के लिए आज 17 तारीख को, क्योंकि पितृपक्ष की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले ध्वज पूजन किया गया और दिनांक 29 तारीख से विगत वर्षों की भांति इस बार भी रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कलाकारों, तरह तरह के कलाकार इसमें शामिल हैं और सभी के जन सहयोग से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं राज्य के 6 नगरों में आने वाले दिनों में पेयजल की किल्लत नहीं रहेगी। इसको लेकर शहरी विकास सचिव नितेश कुमार झा की अध्यक्षता में सचिवालय में विभागीय कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें अमृत 2.0 के अंतर्गत नगरों के लिए 95 करोड़ की पेयजल योजनाओं की स्वीकृति भी दी गई है। अब इसको लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी से इस संबंध में अनुमोदन किया जाएगा और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि मृतक योजना अमृत योजना जो है वो 2.0 1 अक्टूबर 2021 से 5 साल के लिए संचालित की जा रही है। सचिवालय में हुई विभागीय कमेटी की बैठक में इस योजना के तहत 8 नगरों की पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव रखे गए हैं। इनमें से 6 को स्वीकृति दी गई है, जिसमें से स्वर्गाश्रम
और साथ ही डीडी हाट, कपकोट, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और साथ ही धारचूला शामिल हैं। अमृत योजना 2.0 को लेकर चर्चा हुई है। खबर देहरादून से है, जहां पर 6 शहरों को स्वीकृति भी मिली है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि शहरी विकास सचिव ने बैठक की है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में सीएम धामी प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर सीएम धामी जम्मू कश्मीर में करेंगे धुआंधार प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी जीवनलाल के पक्ष में जनसभा करेंगे। अपराधों पर सरकार नहीं लगा रही लगाम, 2 बजे सीएम पहुंचेंगे। आपको बताते चले कि बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम धामी जम्मू कश्मीर में प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी जीवनलाल के पक्ष में ये जनसभा होगी। अपराधों पर सरकार लगाम नहीं लगा रही, जिसको लेकर लगातार 2 बजे सीएम पहुंचेंगे। सीएम विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर देहरादून से है, सीएम धामी जम्मू कश्मीर में धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी जीवनलाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही है। दीप्ति रावत ने कहा कि प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, लोगों का उस पर विश्वास बढ़ा है, लिहाजा जनता निकाय और पंचायत चुनावों में बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगी। तो उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी ही है और यहाँ पर जब चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से जीत कर आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार काम हो रहा है, जिस प्रकार से केंद्र में काम हो रहा है, डबल इंजन की सरकार यहाँ काम कर रही है। हर व्यक्ति चाहता है कि निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत कर आए, ताकि एक जो तीसरा इंजन है निकाय के जरिए और हमारे जो पंचायतों के जरिए, वो भी सरकार के साथ जुड़ जाए और तेज गति से हमारे जो लोकल बॉडीज हैं उनमें भी विकास हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।